पुरस्कार मौलजीन और उनके गैर मामूली दावे आम हैं, लेकिन जॉन ऑफ गॉड की कहानी सबसे ज़्यादा मुतनाज़ है। मौज़ाना इलाज से लेकर खौफनाक इल्ज़ाम तक ये कहानी ईमान, धोखाधड़ी और नाकाबिल तसव्वुर जुल्म का एक जोड़ता हुआ सफ़र है। आज की वीडियो में हम उस आदमी की भयानक हकीकत को बेनकाब करेंगे जिसे बहुत से लोग माबूद मानते थे, लेकिन वो इन लोगों के लिए खौफ की अलामत है जो उसके तारीख राज जानते हैं और जिन्होंने उसके हाथों खौफनाक जुल्म सहा। ज़रा तसव्वुर करें, एक औरत अपनी बिनाई खो रही है और उसे वापस हासिल करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। एक दिन वो ब्राज़ील के एक मशहूर रूहानी मौलवी के बारे में सुनती है और उसकी कहानियाँ सुनने के बाद यकीन करने लगती है कि शायद वो उसकी आंखों को ठीक कर देगा। इसलिए वो अपने कुछ दोस्तों के साथ ब्राज़ील का सफ़र करती है ताकि वक्त ज़ाया किए बगैर अपना इलाज शुरू करवा सके। जब वो ब्राज़ील पहुंचती है तो उसकी मुलाकात उस शख्स से होती है जो दावा करता है कि वो ईमान की ताकत से लोगों को शिफा देता है और लोग शिफायाब हो रहे हैं। उसके दावा के मुताबिक वो शख्स इस औरत के साथ एक सेशन करता है ताकि उसका इलाज कर सके। उसने इस औरत को एक कुर्सी पर बिठाया, उसका सर पीछे की तरफ झुकाया और फिर निश्तर निकालकर अपने तरीके से उसका इलाज शुरू कर दिया। ये ईमान की ताकत से इलाज करने वाला शख्स जॉन ऑफ गॉड था और उसका दावा था कि उसे कुदरत की तरफ से ताकत मिलती है जिसके ज़रिए वो लोगों का इलाज करता है और उन्हें शिफा दे रहा है। इस शख्स के इलाज के दावे बहुत बड़े थे, लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इसके पास मेडिसिन या इलाज के हवाले से कोई बाकायदा तरबियत नहीं थी। वो कभी किसी ऐसे स्कूल में नहीं गया जहाँ इलाज की तरबियत दी जाती हो, बल्कि दूसरी जमात में ही उसे एलिमेंट्री स्कूल छोड़ना पड़ा था। इसके बावजूद वो खुद को एक ऐसा शख्स समझता था जिसे शफा देने के लिए कुदरत ने चुन रखा हो। वो इतना तेज और चालाक था कि उसने लोगों को अपना गर्मीदा बनाने के लिए ब्राज़ील का सफ़र किया। जब वो ब्राज़ील का दौरा कर रहा था तो लोगों को कहता कि देखो, मैं तुम्हारे दुख ठीक कर सकता हूँ, तुम्हारी बीमारियाँ ठीक कर सकता हूँ। कुदरत ने इसके लिए उसको चुन रखा है। लोग उसके दावों के आगे झुकना शुरू हो जाते हैं और देखते ही देखते उसके पैरोकारों की तादाद बढ़ने लगती है। यहाँ तक कि उसने शहर में मेहमानों के लिए एक रूहानी शफाखाना खोल दिया, यानी इलाज मुआवजा के लिए एक अदारा बना लिया और वहाँ उसे जॉन ऑफ गॉड का नाम दिया गया। इसका तरीका इलाज को नफ्सियाती सर्जरी का नाम दिया गया, यानी वो लोगों को बेहोश करने के लिए कोई भी ना कोई मेडिसिन यूज़ करता, नसीज या ना कुछ और। उसके इलाज का अपना ही तरीका था जो समझ में नहीं आता था। कभी वो लोगों की नाक के मसाइल को ठीक करने के लिए सर्जिकल आलात को बगैर कोई दवाई इस्तेमाल किए उनके नाक में घुसेट देता था, कभी वो निश्तर यूज़ करता था, कभी वो किसी की आँख की सफ़ेदी को स्कैल्पल से खुरच देता ताकि उसे ठीक कर सके। ये तो ऐसा इलाज हुआ जैसे कोई अपनी कमर दर्द की तकलीफ के साथ आए और वो उसका इलाज निश्तर से शुरू करे कि आओ, इस निश्तर के ज़रिए मैं तुम्हारी कमर का दर्द ठीक कर देता हूँ। इसका दावा था कि उसने लोगों के कैंसर को भी ठीक किया है और लोगों को चलने में भी मदद दी है जो पहले चल भी नहीं सकते थे। इन तमाम इलाजों के लिए उसने कभी भी किसी से कोई रकम नहीं ली, यानी कि इन सब की शफायाबी उसने मुफ्त में की थी। लेकिन जैसा कि आपको पहले बताया कि वो बहुत शातिर था और लोगों से रकम लेने की बजाय चंदा वसूल कर लेता था, यानी कहता था कि मैं इलाज मुफ्त करता हूँ, लेकिन चंदा ज़रूर वसूल करता था। चंदा वसूल करने के अलावा जॉन ने लोगों से रकम लेने के और भी तरीके निकाल लिए थे। उन लोगों को रूहानी गोलियाँ और मुकद्दस वाटर सेल करता था और लोग इस पर अंधा एतबार करते हुए ये अशिया खरीद रहे थे। उनसे उनको कोई फ़ायदा हो रहा था या नहीं, ये एक अलग बात थी। हर गुजरते दिन के साथ जॉन ब्राज़ील में बहुत मशहूर होने लगा और उसकी शोहरत दूर दूर तक फैल गई। ABC न्यूज़ ने उसकी मकबूलियत की वजह से उस पर एक स्पेशल प्रोग्राम रिकॉर्ड किया और उसका दौरानिया 1 घंटा था, यानी 1 आवर लॉन्ग ट्रांसमिशन। होना तो ये चाहिए था कि ABC न्यूज़ के लोग उसके करतूत सामने लाते और उसका बांडा फोड़ते, मगर नहीं, उन्होंने उसे एक रूहानी शख्सियत के तौर पर पेश किया। उस दिन एक खातून जो उसकी फॉलोअर थी जिसका नाम लीजा था, उसका भी स्पेशल इंटरव्यू इस प्रोग्राम में शामिल किया गया ताकि लोगों को उस हवाले से बताया जा सके कि वो कितनी बड़ी शख्सियत है। इंटरव्यू के दौरान लीजा ने बताया कि उसे ब्रेस्ट कैंसर है और जॉन ऑफ गॉड से मिलने के बाद उसने अपना तमाम रवायती कैंसर का इलाज छोड़ दिया है और अब सिर्फ जॉन से ही इलाज करवा रही है और वो पहले से बेहतर महसूस कर रही है। यानी कीमो या बाकी जो इलाज मुआवजा के मामला थे वो उसने सारे छोड़ दिए, तो अब
जॉन पे डिपेंडेंट थी। अब सब हैरान होंगे कि वो औरत इस पर इतना ज़्यादा एतबार करती थी कि साइंसी तरीका इलाज की बजाय नफसियाती या रूहानी तरीका इलाज पर यकीन रखती थी और जॉन से इलाज करवा रही थी। लेकिन आगे चलकर आपको बताएंगे कि इस खातून यानी लीजा के साथ हुआ क्या था और उसकी बीमारी ठीक हुई या नहीं हुई, ये आपको बताएंगे। एबीसी न्यूज़ के 1 घंटे लंबे प्रोग्राम के बाद जॉन ऑफ गॉड की शोहरत को 4 चांद लग गए। एक मशहूर एंकर जिसे दुनिया जानती थी यानी ओफ्रा ने फैसला किया कि वो इस पर तहकीकात करेगी और इसकी हकीकत जानने के लिए वो ब्राज़ील का सफ़र करती है। ओफ्रा ब्राज़ील पहुंचकर जॉन के साथ वक्त गुजारती है ताकि उसके बारे में जान सके। ओफ्रा ने जॉन के लिए अपने शो की बहुत सारी एपिसोड्स रिकॉर्ड की और उनमें इसकी तारीफ़ों के पुल बांध दिए। ओफ्रा ने इन लोगों के इंटरव्यूज़ भी किए जिनका इलाज जॉन ने किया था और यहाँ तक कि उसने अपने प्रोग्राम में उस लीजा नाम की खातून को भी बुलाया। लीजा ने शो में वाज़ेह तौर पर कहा कि जॉन के इलाज की वजह से अब उसे छाती का कैंसर नहीं है। ये सुनने के बाद शो में मौजूद लोगों ने तालियां बजाना शुरू कर दी और जॉन की तारीफ़ें करने लगे। ज़ाहिरन ये बहुत बड़ा मौजज़ा था कि साइंसी इलाज के बगैर ही लीजा ठीक हो गई और वो भी सिर्फ जॉन के रूहानी या नफसियाती इलाज की वजह से। जैसे कि हमने पहले बताया था, हम आपको बताएंगे कि लीजा के साथ क्या हुआ था। जब उसने एबीसी न्यूज़ को इंटरव्यू दिया उससे 2 साल बाद उसका इंतकाल हो गया। हालांकि जॉन ऑफ गॉड ने उसे बताया था कि उसका छाती का कैंसर ठीक हो गया है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं हुआ था। उसकी छाती का कैंसर बदतर होता गया जिसकी वजह से उसकी हालत बिगड़ गई और वो इस दुनिया से रुखसत हो गई। होना तो ये चाहिए था कि लीजा की मौत के बाद ओपरा एक शो करती और बताती कि जॉन ऑफ गॉड के पास कोई रूहानी ताकत नहीं है, बल्कि लीजा कैंसर की वजह से मरी है और जॉन उसे ठीक नहीं कर सका। लेकिन ओपरा ने ऐसा नहीं किया और लोग उसके मामले में अंधेरे में ही रहे। इसके प्रोग्राम्स की वजह से जॉन का बिजनेस बहुत तेज़ी से बढ़ा क्योंकि ओपरा ने जॉन को ब्राज़ील के एक छोटे से इलाके से उठाकर पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया। फिर दूर दूर से लोग उसके पास इलाज के लिए आने लगे। दूर दूर मतलब दूसरे मुल्कों से भी लोग उसके पास इलाज के लिए आने लगे और हर गुजरते दिन के साथ रश बढ़ना शुरू हो गया। ओपरा के प्रोग्राम की वजह से जॉन के पास लोगों का इतना रश बढ़ गया कि वो महाना 10,000 से ज़्यादा लोगों का इलाज करने लगा। उसकी दौलत बड़ी तेज़ी से बढ़ रही थी। लोग उसे रूहानी गोलियां, मुकद्दस पानी और दूसरी चीज़ें भी खरीद रहे थे जो वो फ़रोख्त करता था। इन शोज़ की वजह से वो दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करते हुए लाखों डॉलर्स कमा रहा था। यानी उसके फॉलोअर्स भी बढ़ रहे थे और उसकी दौलत भी बढ़ रही थी। कहा जाता है कि सिर्फ गोलियां बेचकर वो सालाना 14 मिलियन डॉलर्स कमा रहा था। अब एक ऐसा मोड़ आता है जहां मालूम होना था कि जॉन वाकई कुदरत की तरफ से चुना गया था या वो एक आम इंसान था और लोगों को धोखा देकर अपनी दौलत में इजाफा कर रहा था। कैसा मोड़ आता है और क्या होता है आपको बताते हैं। होता कुछ यूँ है कि तबीयत ख़राब होने की वजह से जॉन अपना मुआयना करवाता है और उसे मालूम होता है कि उसे मैदे का कैंसर है। अपने इस कैंसर को ठीक करने के लिए वो अपने किसी भी तरीका इलाज पर एतबार नहीं करता, बल्कि एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाना शुरू कर देता है और उसके मशवरे के बाद या उसकी हदायत के मुताबिक उसकी हॉस्पिटल में सर्जरी होती है और जॉन कई माह तक इस कैंसर का इलाज करवाता रहता है। यानी कि लोगों के लिए इलाज और अपने लिए फार्मूला और। कुछ लोगों को ये मालूम हो जाता है कि जॉन कैंसर में मुब्तला है और किसी हॉस्पिटल में इलाज करवा रहा है, लेकिन जॉन इस बात को नहीं मानता। वो कहता है कि वो किसी हॉस्पिटल में नहीं गया और ना ही कोई इलाज करवा रहा है और ना ही किसी बीमारी में मुब्तला है, क्योंकि अगर वो इसका इतराफ़ कर लेता तो उसका लाखों डॉलर का बिजनेस ज़मीन बोस हो जाना था। इसलिए झूठ बोलना ही उसके फ़ायदे में था। जॉन के साथ मज़ीद क्या हुआ ये बताने से पहले हम आपको उस औरत की कहानी भी बता दें जो ब्राज़ील इलाज करवाने गई थी, जिसका हमने इब्तिदा में जिक्र किया था। जैसे कि आपको बताया कि वो अपनी बिनाई खो रही थी और हर हाल में उसे वापस पाना चाहती थी। इस बारे में उस खातून ने अपनी बेटी और अपने दामाद से बात की, लेकिन वो उसे कहते हैं, उसको बताते हैं कि ये शख्स फ्रॉड है और रूहानी तरीके से बिनाई वापस आना मुमकिन नहीं है। मगर इसके बावजूद वो औरत बेचैन थी और हर हाल में अपनी बिनाई वापस हासिल करने के लिए ब्राज़ील जाना चाहती थी। बेटी और दामाद के रोकने के बावजूद वो खातून ब्राज़ील जाने का फैसला कर लेती है, इस एतमाद के साथ कि जैसे बहुत सारे लोगों को जॉन गॉड से शिफा मिली है, वैसे ही उसकी बिनाई भी वापस आ जाएगी। जब वो ब्राज़ील पहुंचती है तो उसकी मुलाकात जॉन से होती है
جان اس کی بنائی کے لیے ایک خصوصی سیشن کرتا ہے. وہ خاتون کو کرسی پہ بٹھاتا ہے اور اس کا سر پیچھے کی طرف جھکا دیتا ہے, یعنی اس کو بتاتا ہے کہ اب اس کا طریقہ علاج سٹارٹ ہونے والا ہے. جان اپنے نشتر کے ذریعے اس کی آنکھ کے قریب ایک کٹ لگاتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ اس علاج کی وجہ سے وہ جلد ہی ٹھیک ہو جائے گی. کٹ کے بعد وہ اس کی آنکھ پر ایک پردہ ڈال دیتا ہے اور اسے ایک مقررہ وقت تک کھولنے کا بتاتا ہے. وہ بتاتا ہے کہ جب وہ پردہ ہٹائے گی تو اس کی بنائی واپس آ چکی ہوگی. جان آف گاڈ سے علاج کروانے کے بعد وہ خاتون واپس امریکہ آ جاتی ہے اور اس کا داماد اور بیٹی اب انتظار کر رہے ہیں کہ کب وہ اس پردے کو ہٹائیں اور اس کی بنائی کے واپس آنے کی خوشخبری اس کو سنائیں, یا معلوم کرے کہ بنائی واپس آئی ہے یا نہیں. اسی دوران جب وہ خاتون اپنی آنکھوں کی بنائی کی واپسی کا انتظار کر رہی تھی, ظاہرہ نامی ایک ڈچ خاتون جو کسی ذہنی صدمے سے دوچار تھی, اوپرا کی ٹی وی شو میں جان آف گاڈ کو دیکھتی ہے. جان کا دعویٰ تھا کہ وہ لوگوں کو روحانی طور پر ٹھیک کر سکتا ہے. باقی لوگوں کی طرح ظاہرہ بھی سوچتی ہے کہ شاید جان اس کے ذہنی صدمے کو ٹھیک کرنے میں مدد کر سکے. وہ برازیل جانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے اور سیدھی اس کے شفا یابی کے مرکز پہنچ جاتی ہے, جہاں پر پہلے ہی بہت زیادہ لوگ قطار میں انتظار کر رہے تھے. وہ بھی قطار میں آ جاتی ہے اور اپنی باری کا انتظار کرنے لگتی ہے کہ کب جان اس کے ساتھ سیشن کرے اور اس کی بیماری کے حوالے سے اس سے پوچھے. یہ جان آف گاڈ کو مختلف اوقات میں دیکھتی ہے اور ایک دن جان اس کو کہتا ہے کہ وہ اس کو پرائیویٹ سیشن دینے کے لیے تیار ہے تاکہ اس کا علاج اچھے طریقے سے ہو سکے. اس پر وہ بہت خوش ہوتی ہے کہ جان اس کو پرائیویٹ سیشن دے گا. منصوبے کے تحت جان اس کو اپنے دفتر میں مدعو کرتا ہے. جان کے کہنے کے مطابق جب سب لوگ جا چکے ہوتے ہیں تو وہ جان کے دفتر جاتی ہے. جیسے ہی وہ دفتر پہنچتی ہے, جان اس کو باتھ روم میں لے جاتا ہے اور وہاں اس کا ہاتھ نامناسب طریقے سے چھوتا ہے. ظاہرہ کو یہ عجیب سا لگتا ہے مگر وہ خاموش رہتی ہے کیونکہ وہ سوچتی ہے کہ شاید اس کو اس طریقے سے چھونا علاج کا کوئی طریقہ کار ہو جو کہ جان نے اڈاپٹ کر رکھا ہو. بعد میں وہ دوبارہ جان کے ساتھ ایک اور نجی سیشن کے لیے آتی ہے اور اس مرتبہ بھی جان اس کو دوبارہ باتھ روم لے جاتا ہے اور جان اس کو اپنی نازیبا حرکات کا نشانہ بنا دیتا ہے. اپنے ساتھ ہونے والے واقعے کے بارے میں ظاہرہ کسی کو بتانا چاہتی ہے, لیکن وہ سوچتی ہے کہ جان کے اتنے پیروکار ہیں, کون اس کی بات کا یقین کرے گا. وہ چپ ہو جاتی ہے اور اس بات کو دبا لیتی ہے کہ میں یہ بات کسی سے بھی نہیں کروں گی, کیونکہ جب کوئی اعتبار ہی نہیں کرے گا تو اس کے لیے حالات خراب نہ ہو جائیں. لیکن پھر کچھ سال بعد می ٹو مومنٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے اور آخرکار ظاہرہ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ اکیلی عورت نہیں ہے بلکہ اس جیسی کئی اور خواتین بھی ہیں جس کو اس جعلی معالج نے اپنی ہوس کا نشانہ بنایا. تو اس نے فیس بک پر ایک پوسٹ ڈالی جس میں اس نے جان آف گاڈ کے ساتھ اپنے علاج کے تجربے کے حوالے سے بتایا تھا. اس پوسٹ کے بعد ظاہرہ کو برازیل کے ایک ٹی وی شو میں مدعو کیا جاتا ہے جہاں وہ دیگر خواتین سے ملتی ہے جنہیں جان آف گاڈ نے اپنی ہوس کا نشانہ بنایا تھا. جب یہ شو نشر ہوتا ہے تو برازیل میں ایک ہلچل مچ جاتی ہے اور ہر طرف جان کے خلاف الزامات کی باتیں ہونے لگتی ہیں. لوگ اس کے الزامات پہ گفتگو کرتے ہیں کہ کیا ایسا پاسبل ہے. جیسے جیسے وقت گزرتا ہے مزید خواتین سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں اور لوگوں نے برازیل کے پبلک پروسیکیوٹر کے دفتر میں رابطہ کرنا شروع کر دیا. اس پر ریاست نے ہاٹ لائن اور ایک ای میل ایڈریس جو لوگوں کو ایشو کیا تاکہ ان الزامات کا جائزہ لیا جا سکے اور جو بھی اس حوالے سے حکومت کو بتانا چاہتا ہے, گورنمنٹ کو بتانا چاہتا ہے, وہ اس پر رابطہ کرے. پہلے دن ہی ہاٹ لائن فعال ہو جاتی ہے اور تقریباً 200 خواتین اس پر رابطہ کرتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ جان آف گاڈ نے ان کے ساتھ نازیبا سلوک کیا. جیسے جیسے وقت گزرتا گیا یہ تعداد 600 سے زیادہ ہوگی. ان الزامات کو جان آف گاڈ نے جھوٹا قرار دیا اور کہا کہ یہ تمام خواتین جھوٹ بول رہی ہیں. جیسا کہ آپ کو بتایا کہ وہ بہت شاطر تھا, لیکن ایسا ممکن نہیں ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ جھوٹ بول رہے ہوں. جان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا. اس کی اپنی بیٹی سامنے آ گئی اور اسے دعویٰ کیا کہ جب وہ 9 سے 14 سال تک کی عمر میں تھی اس دوران جان نے اس کے ساتھ نازیبا سلوک کیا اور وہ بھی متعدد مرتبہ. اس نے بتایا کہ جب جان کو پتہ چلا کہ وہ کسی اور سے حاملہ ہو گئی ہے تو جان نے اس کو اتنا مارا کہ اس نے اپنا بچہ کھو دیا. اس کی بیٹی نے واضح طور پر کہا کہ اس کا باپ ایک مانسٹر تھا. جب جان کے خلاف الزامات بڑھتے گئے تو پولیس بھی حرکت میں آئی اور اس کو گرفتار کرنے کی تیاری شروع کر دی گئی. لیکن جان اتنا چالاک تھا کہ گرفتاری سے پہلے ہی وہ $9 ملین مختلف بینکوں سے نکلوا کے فرار ہو گیا.
किसी को मालूम नहीं था कि जॉन किधर चला गया है। लेकिन कुछ अर्सा बाद नामालूम वजूहात की बिना पर वो वापस आ गया और पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। अदालत में उस पर इल्ज़ामात साबित हुए, जिस पर उसको 489 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। 489 साल। वो औरत जो अपनी बिनाई वापस लाने के लिए जॉन के पास गई थी, उसकी हालत ये थी कि वो जॉन से इलाज करवाने के बाद जब उसने अपनी आँख का कवर उतारा तो उसकी बिनाई वापस नहीं आई। उसको भी ये बात समझ में आ गई कि जॉन ऑफ गॉड एक फ्रॉड शख्स था। जब जॉन ऑफ गॉड का नकाब उतरता है तो हमें इन लोगों की हकीकत से सामना करना पड़ता है जिन्हें उसने नुकसान पहुंचाया। एक आदमी जो कभी उम्मीद की किरण समझा जाता था, अब एक दरिंदे के तौर पर बेनकाब हो चुका है जो आम नज़र में छुपा हुआ था। ये कहानी हमें इस बात की याद दिलाती है कि मायूसी लोगों को कहाँ ले जा सकती है, और इस बात की अहमियत के हम जाज़िब नज़र शख्सियतों के धोखे से बचने के लिए चौकन्ना रहें। याद रखें, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, रोशनी सबसे गहरा साया डालती है।